हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 200 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पूरा क्लास आप एंड तक देखें। इसमें देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में आए हैं, प्लस जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, यानी कि प्रीवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एक बार क्लास देखो। 200 प्रश्न की सीरीज़ है। हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी इसकी डिटेल क्लास देखना चाहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ दोस्तों। वहाँ पे आपको शिक्षण अभिरुचि की 4 घंटे की 2 मैराथन क्लास मिलेंगी। उसमें आप 2023 में, मैं ये कहता हूँ, वो क्लास देखने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है अपना अधिगम है दोस्तों। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों आंसर है इसका सी। मैं बता चुका हूँ कई बार, उस वीडियो देखें आपको। यानी अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, इनके द्वारा अगर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होता है दोस्तों? अधिगम। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? देखो, अधिगम जो है, देखो, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है, आयु एवं परिपक्वता पर करता है, अभिप्रेरणा पर करता है। लेकिन अगर इन सब में से देखा जाए दोस्तों, तो अभिप्रेरणा पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है अधिगम। नेक्स्ट आपका, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। देखो, अधिगम की कौन सी विशेषता है? अधिगम सार्वभौमिक होता है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम सभी जगह पे होता है, सार्वभौमिक है। स्कूल में, स्कूल के बाहर, घर पे, है ना, मंदिर, खेल का मैदान, सब जगह। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। विकास एवं परिवर्तन दोनों है। बिल्कुल, अधिगम विकास भी है, अधिगम परिवर्तन भी है। तो इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों, डी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम होता है, अधिगम क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। देखिए, अधिगम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अधिगम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण नहीं होता है। चलो देखते हैं। वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है अधिगम, ये बिल्कुल सही बात है। अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये आपका आंसर रहने वाला है, अधिगम इसमें नहीं होता है। नहीं लिख लेना आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो अधिगम कहाँ पर नहीं होता है? देखो, अधिगम की विशेषता नहीं है कि अधिगम जो है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में दोस्तों स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, सुमेलित करो भाई। देखो, अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं और किसने कौन सा सिद्धांत दिया आप इसको एक बार देखो। देखो, स्किनर ने किया था दोस्तों चूहे पर, पावलव ने किया था कुत्ते पर, कोलर ने किया था चिंपैंजी पर, और थॉर्नडाइक ने किया था दोस्तों बिल्ली पर। ये अधिगम के सिद्धांत हैं। डिटेल क्लास देखना एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। निम्न में से अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बताइए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल करता है। सामाजिक संवेगात्मक कारक, बिल्कुल करते हैं। अधिगमकर्ता की इच्छा, बिल्कुल करती है। कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं? ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आंसर रहने वाला है कोई नहीं। देखिए, आपसे पूछा रहा है कौन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सभी करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किससे अधिगम होता है? बताइए, किससे होता है अधिगम? नशीले पदार्थों के सेवन से आया व्यवहार में परिवर्तन क्या अधिगम होता है? नहीं होता है दोस्तों। देखो, नशीले पदार्थ, नींद, दवाई, है ना, इनके कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम नहीं है। दवाओं के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है? नहीं है। अनुभव एवं प्रशिक्षण से आया व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। आप याद रखो, अधिगम याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, शिक्षण का अर्थ शिक्षक एवं छात्र के मध्य किस क्रिया से है? अनुक्रिया से है, या प्रतिक्रिया से है, या अंतक्रिया से है, या प्रक्रिया से है? तो दोस्तों शिक्षण जो है शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया से
माना जाता है। कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार क्या होता है बताओ। शिक्षण विधि होती है क्या, बिल्कुल। पाठ्य वस्तु, बिल्कुल। सहायक सामग्री, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों। यदि आपको कक्षा में शिक्षण काम करवाना है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो किसी कक्षा में, तो किस सिद्धांत का पालन करेंगे। कक्षा में जाने से पहले कोई नियोजन नहीं बनाएंगे, ये गलत बात है। हमेशा आप जिस भी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करनी है बेटा, प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है। बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, यानी कि बालकों की शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, बालक किस स्तर के हैं, कौन सी क्लास में हैं, ठीक है। बिना उद्देश्यों के कक्षा शिक्षण कराएंगे नहीं। हमेशा जब आप कक्षा में शिक्षण कराने जाएंगे तो उसके उद्देश्य फिक्स होते हैं, आप किन्हीं उद्देश्यों को लेकर क्लास में जाते हो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे, अब देखिए किस सिद्धांत का पालन करेंगे दोस्तों, तो हम पालन करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रख के। भाई बच्चे एक क्लास है तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। समाजीकरण में बालक की मदद कौन करता है। देखिए समाजीकरण से मतलब ये होता है दोस्तों, समाज में रह के बालक जिन जिन चीज़ों के टच में आता है, वातावरण के टच में आता है ना, माता पिता दोस्त फैमिली परिवार जिनके भी टच में आता है ना, उन सब से सीखता है। तो कौन कौन मदद करते हैं, मंदिर भी करता है, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, तो ये सभी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं है। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो एक बार उस नहीं पर टिक कर लिया करो, है ना, ताकि आपसे दिखे। तो नेतृत्वकर्ता का कौन सा गुण नहीं है, समूह का निर्देशन, बिल्कुल है दोस्तों। नेतृत्वकर्ता समूह का निर्देशन करता है, समूह के साथ विचार गोष्ठी बिल्कुल करता है, समूह में मतभेद नहीं करता है। भाई एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होगा, एक समूह का नेता जो होगा, वो समूह में मतभेद नहीं करेगा, समूह की समस्याओं पर काम करना बिल्कुल करेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट है अपना, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। शिक्षक के छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, कैसे। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, बिल्कुल होती है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है, बिल्कुल। बालकों में शिक्षक के प्रति भय होता है, नहीं। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो बताओ नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है शिक्षक, यानी कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, इसलिए जो शिक्षक है बालकों को नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि डिटेल क्लास आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, 4 घंटे की क्लास है, एक 1.5 घंटे की, एक लगभग 3 घंटे की है, तो उसमें आपकी पूरी शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का BSTC 2023 के लिए हमारे बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सारा कुछ चल रहा है। आप एक बार चैनल पर जाएँ और एक बार BSTC के लिए तैयारी शुरू कर दें, ठीक है दोस्तों। देखिए कक्षा में संप्रेषण किस पर निर्भर करता है, तो कक्षा में जो संप्रेषण है दोस्तों, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता, बिल्कुल इस पर निर्भर करेगा। विषय की कठिनाई पर करता है, विद्यार्थियों की योग्यता पर बिल्कुल करता है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर करता है। यानी कि सबसे जो, देखिए संप्रेषण क्या होता है दोस्तों, केवल किसी बात को कहना ही संप्रेषण नहीं होता है। संप्रेषण का मतलब है अगर मैं कोई चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उन बातों को समझ पा रहे हो, तो क्या है, संप्रेषण है। तो संप्रेषण है जो, अगर कक्षा में संप्रेषण है तो कक्षा में जो संप्रेषण है कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है दोस्तों। एक महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए महिला शिक्षक रखी जाती है, क्यों, क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, ये भी हो सकता है। उनके पास अन्य व्यवसायों के कम अवसर हैं, ये गलत बात है दोस्तों। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, ये भी गलत बात है। स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं, ये भी गलत बात है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, इसलिए महिलाओं को प्राथमिक कक्षाओं की टीचर रखा जाता है।
शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, बताओ कई की? शिक्षक और माता पिता की? नहीं। छात्र और शिक्षक के मध्य? देखते हैं, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक शिक्षक के मध्य। तो दोस्तों जो शिक्षण होता है दोस्तों, ये किस किस के मध्य होता है? छात्र और शिक्षक के मध्य। नेक्स्ट है शिक्षण है। शिक्षण क्या है दोस्तों? एक कौशल है, एक जीवन है, एक क्रिया है, एक प्रश्न है। तो शिक्षण है दोस्तों एक कौशल। नेक्स्ट, यदि आप एक प्रधानाचार्य हो और आप अपने विद्यालय का परिणाम अच्छा रखना चाहते हो तो क्या केवल आप मेधावी छात्रों को प्रवेश देंगे? गलत बात। शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे, ये सही बात हो सकती है। छात्रों को ट्यूशन की सलाह देंगे, ये गलत बात है। तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों बी। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? उन्हें साहस से भरपूर कहानी सुनाएंगे, बिल्कुल। उन्हें साहसिक काम करवाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों है दोस्तों। आजकल विद्यालयों का वातावरण अनुशासनहीन होता जा रहा है क्योंकि मार्ग दर्शन का अभाव होता है, अभिभावकों का हस्तक्षेप होता है, या सामाजिक वातावरण होता है, या राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तो विद्यालयों का वातावरण अनुशासनहीन होता जाता है क्योंकि सही मार्गदर्शन की कमी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में दोस्तों देखिए, शिक्षण विधियाँ भी आती हैं, शिक्षण उद्देश्य भी आते हैं, विद्यालय भी आता है, पाठ्यवस्तु भी आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछी गई है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। यानी कि इन शिक्षण उद्देश्यों में शिक्षण की विधियाँ भी आ जाएंगी, आपके शिक्षण शैक्षिक क्रियाएँ भी आ जाएंगी, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए, शिक्षक संगठनों का काम होना चाहिए अन्य संगठनों के साथ तालमेल, देखते हैं। शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, देखते हैं। शिक्षकों की समस्याओं को हल करना, देखते हैं। शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना। तो दोस्तों क्योंकि शिक्षक संगठनों की बात हो रही है तो शिक्षकों की समस्याओं की बात होने वाली है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे बताओ? बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में देंगे, बिल्कुल हो सकता है। अध्यापकों को आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएंगे, नहीं, गलत बात है। अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार थोड़ी पढ़ाएंगे, विद्यालय के अनुसार पढ़ाएंगे, नहीं। अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप पढ़ाएंगे बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक में निम्न गुण पाए जाते हैं, उसमें मौलिक विचार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसमें नवीन विचार होते हैं, उसमें सृजनात्मकता होती है। तो आंसर रहने वाला है दोस्तों उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है दोस्तों? अधिगम अनुभवों से होता है, मूल्यांकन की विधियों से होता है, विषय वस्तु से होता है। तो मूल्यांकन का संबंध दोस्तों इन सभी चीज़ों से होता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताइए? शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, बिल्कुल। पाठ्यक्रम सुधार में, बिल्कुल। छात्रों की उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है सभी के लिए। शिक्षण का अर्थ शिक्षक और छात्र के मध्य किस प्रक्रिया से है? मैं पहले बता चुका हूँ, अंत्यक्रिया दोस्तों। एक आदर्श शिक्षण का गुण नहीं है, शिक्षक बच्चों का आदर्श होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक परिपक्वता नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। भाई सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये सभी गुण होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो इसका देखिए गुण नहीं है पूछा है, तो दोस्तों नहीं में कौन सा आएगा? सामाजिक परिपक्वता नहीं होनी चाहिए, जबकि सामाजिक परिपक्वता उसमें होनी चाहिए। बात समझ में आई? देखिए डिटेल क्लास तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, 4 घंटे की मैराथन क्लास लें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। अधिगम है, अधिगम क्या है? परिवर्तन है, नेतृत्व है, संप्रेषण है या स्थायी परिवर्तन है? तो दोस्तों अधिगम परिवर्तन तो है, लेकिन कैसा है? स्थायी परिवर्तन। मैं बता चुका हूँ, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से आया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के प्रशिक्षण में आवश्यक विधियाँ कौन सी हैं? तो समाजीकरण के लिए जो आवश्यक विधियाँ हैं, तादात्म्यकरण होती है, अनुकरण होती है, पुरस्कार एवं दंड होता है, यानी कि इसमें रहने वाला है उपरोक्त सभी। सामाजिक परिपक्वता में सहायक होते हैं रिश्तेदार, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण संस्था, बिल्कुल। राजनीतिक संस्था, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक परिपक्वता में दोस्तों सभी सहायक होते हैं।
एक शिक्षक को होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक को दोस्तों स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, बिल्कुल सही बात है। बालक की रुचियों का ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात है। बालक के आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखें, ये गलत बात है ना। तो ए और बी इसके आंसर रहने वाले हैं। शिक्षण में निम्न में से ये है से लिख लें इसको, है ना। शिक्षण में निम्न में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं। देखिए शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी उद्देश्य शामिल होते हैं। समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, बताओ। समाजीकरण का अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, ये तो उद्देश्य है। संस्कृति का हस्तांतरण ना करना है, ये है बिल्कुल। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह न करना, गलत बात है। कौशलों को सीखने के अवसर प्रदान करना, तो देखो दोस्तों समाजीकरण की देखो ये दोनों तो उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है बी और सी, ठीक है, मिस्टेक से हो गया। चलिए देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, अप्रयत्नशील होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, अच्छी स्मृति रहनी चाहिए। तो दोस्तों जो अच्छा शिक्षक है वो प्रयत्नशील रहना चाहिए, ना कि अप्रयत्नशील। विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों। तो विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया द्विध्रुवीय होती है या त्रिध्रुवीय, देखिए दोनों में से बता दो आप। तो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विध्रुवीय, मैंने बताया था। ये आपकी बाबू हो गई, ठीक है, ये आप हो गए। तो संप्रेषण इन दोनों के बीच में होता रहेगा, ठीक है। अब वो इशारों से और संकेतों से शाब्दिक अशाब्दिक होता रहता है। डिटेल क्लास देखें एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा शिक्षण जिसमें ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला कोई संपर्क नहीं होता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों निरौपचारिक शिक्षण। शिक्षण के चर होते हैं दोस्तों 3। शिक्षण के चर कौन कौन से, एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक होता है मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर टीचर होता है, आश्रित चर होता है विद्यार्थी, और मध्यस्थ चर होता है दोस्तों आपका पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। सृजनशील बालकों में प्रभावता होती है, मौलिकता होती है, अधिक स्वतंत्रता होती है, सभी गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों सृजनशील बालकों में सभी गुण पाए जाते हैं। सीखना प्रभावित होता है, बताइए सीखना किससे प्रभावित होता है दोस्तों। मन से, वृद्धि से, प्रेरणा से, आत्मा से। तो अगर आपको अभिप्रेरणा या प्रेरणा दे रखी है दोस्तों, अधिगम दे रखा है, तो अधिगम को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो कौन करता है दोस्तों, प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा। बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय क्या है, दंड या भय दिखाकर, उम्र के अनुसार शिक्षा ना देना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, सफलता का पूर्व ज्ञान देकर। तो दोस्तों अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग क्या है दोस्तों। तो अधिगम तक जो पहुंचा जाता है सबसे ज़्यादा वो है अभिप्रेरणा के द्वारा। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं दोस्तों। तो उचित वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा, ये सभी क्या है अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम क्या नहीं है बताओ। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है दोस्तों। विकास अधिगम हो सकता है, अनुभव का संगठन हो सकता है। सहज व्यवहार अधिगम नहीं होता है। देखिए सहज व्यवहार का मतलब है आदमी जो व्यवहार है वो तो करेगा ही, ठीक है, वो अधिगम नहीं होता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का कारक कौन सा है। रुचि है, ध्यान है, अभिप्रेरणा है। तो अधिगम के जो कारक हैं दोस्तों ये सभी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षण सूत्रों का। तो शिक्षक को दोस्तों इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण के चर मैं अभी बता चुका हूँ 3 होते हैं, कौन कौन से, एक मध्यस्थ चर होता है, एक आश्रित होता है, एक स्वतंत्र या परतंत्र होता है। सामाजिक अपरिपक्वता कौन प्रकट करता है, झगड़ालू प्रकृति वाले, पलायनवादी, आक्रमणकारी, ये सभी। देखिए जो सामाजिक अपरिपक्व है या फिर असामाजिक परिपक्व कहते हैं इसको, यानी कि जो समाज में समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो सामाजिक अपरिपक्व आदमी है। तो वो कैसा रहेगा, झगड़ालू होगा, पलायनवादी, आक्रमणकारी, ये सभी रहने वाला है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपसे एक बार कह रहा हूँ, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट करेंगे मुझे, और कमेंट के बाद देखिए लोहागढ़ स्टडी पॉइंट को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या करेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लो और मुझे ताकि
बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले, इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों चलते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक अर्थ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ होता है दोस्तों, बताइए, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता। देखिए, सतत का मतलब होता है निरंतरता या फिर नियमितता, तो इसका मतलब होता है, व्यापक का मतलब होता है इकाई परीक्षण की आवृत्ति। ठीक है, अगर सतत पूछे केवल सतत तो निरंतरता या फिर नियमितता, लेकिन अगर आपसे पूछे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या होते हैं, तो ये सभी होते हैं दोस्तों, है ना। निदानात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक परीक्षण होता है, निरंतरता, नियमितता, व्यापकता, ये सब होते हैं। मूल्यांकन होना चाहिए, बताइए, केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए? नहीं, केवल नंबरों के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए? बिल्कुल। एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए? नहीं। लिखित कार्यों के आधार पर होना चाहिए? हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषता क्या है? बालक की योग्यता क्षमता से परिचित करवाना, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की योग्यता क्षमता से परिचित करवाना, ये से है दोस्तों, है ना। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, बिल्कुल, यानी कि ये सभी क्या हैं, इसकी विशेषता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? देखो, परखना है, जांचना है, परीक्षा लेना है या निर्णय लेना है। तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, देखिए, अर्थ अगर आपसे पूछे तो मूल्यांकन के द्वारा, देखिए, जांचना कहते हैं इसको। देखिए, जांचना, परीक्षा लेना, ये इनके बाद क्या है, मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है। एक आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है विषय अनुकूलता। देखिए, आदर्श मूल्यांकन होगा विषय के अनुकूल होगा, विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मूल्यांकन में संभाव्यता का मतलब आप समझ रहे हो कि शायद लग रहा है उस जगह पर, ठीक है, संभावना है, आप सही नहीं कह सकते किसी का। तो मूल्यांकन में शामिल हैं शिक्षण विधि, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, तो इसमें सभी शामिल होते हैं। मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? तो उपचारात्मक भी होता है और निदानात्मक भी होता है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रकार होता है, रचनात्मक और योगात्मक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी का आचरण जानने में, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को अंक प्रदान करने में, बिल्कुल। तो इसका आंसर रहने वाला है डी। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है बताओ? तो मूल्यांकन होता है 2 प्रकार का, एक होता है रचनात्मक यानी कि FA, एक होता है समेटिव यानी कि योगात्मक ऐसे। ठीक है। एक आदर्श शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बाल केंद्रित हो, बिल्कुल सही बात है। जो बाल केंद्रित ना हो, ये तो गलत बात है। पाठ्य वस्तु केंद्रित हो, नहीं, यानी कि जो आदर्श शिक्षण होगा वो कैसा होगा दोस्तों? बाल केंद्रित। आपके विद्यालय में अनेक कार्यक्रम होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या विचार हैं? ये समय के अव्यय हैं, बताइए। आप प्रोग्राम करवा रहे हो विद्यालय में, तो क्या इनसे टाइम खराब हो रहा है आपका? इनसे ज्ञान को बढ़ाया जाता है, बिल्कुल हो सकता है। ये केवल मनोरंजन का साधन है? नहीं, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन का साधन हो सकते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि अगर प्रोग्राम कराए जाए तो सिर्फ उनका एक ही मतलब है कि मनोरंजन कराओ, है ना। इनका अध्यापन विषय में कोई महत्व नहीं होता है, गलत बात है, होता है। तो आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं, इनसे बच्चों के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। यदि आप एक विद्यालय में शिक्षिका हैं और उसकी एक कक्षा में कुछ बच्चे गुटखा खाते हैं, तो आप क्या करेंगे बताओ? विद्यालय से बाहर करवा देंगे? नहीं, क्योंकि विद्यालय आपका नहीं है। उनका सभी के सामने अपमान करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बच्चे का अपमान नहीं करना है, आपको दंडित नहीं करना है, ठीक है। उसके घर सूचना भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, बच्चे को समझाना है कि गुटखे से बेटा ये हानि होती हैं, गुटखा मत खाया करो। अध्यापक और शिक्षक के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए? देखिए, औपचारिक, घनिष्ठ, अनौपचारिक या फिर संबंध नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अध्यापक के मध्य में और शिक्षक के इसमें अध्यापक और स्टूडेंट लिख लेना आप, है ना, छात्र लिख लो। तो अध्यापक और छात्र के मध्य में दोस्तों
औपचारिक संबंध होने चाहिए, ज़्यादा घनिष्ठ भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा अनौपचारिक भी नहीं होने चाहिए, सॉरी अनौपचारिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों अनौपचारिक रहेंगे। ठीक है, आप एक मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे मुख्य क्या है? छात्र हैं, पाठ्यवस्तु हैं, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण उद्देश्य हैं। देखिए, जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, कोई सिलेबस का डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, शिक्षण उद्देश्य क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट है हमारा अधिगम नहीं है। बताइए, अधिगम जन्म से मृत्यु तक होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है, बिल्कुल। असमायोजन में बहुत सहायक है, नहीं असमायोजन कह लो, आप कुसमायोजन कह लो, तो ये समायोजन में सहायक है, ना कि कुसमायोजन में। समाजीकरण की अवस्थाएं बताओ। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी, तो रहने वाली है उपरोक्त सभी। कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है? बताइए। स्पष्ट कथन वाला, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पूर्व ज्ञान का से संबंध रखने वाला, जो बालक में समस्या पैदा करे। तो जो प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है वो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार होता है। शिक्षक ऐसा हो जो स्वयं के दायित्व को समझे, आदर्श चरित्र रखे, समाज को दोषों से बचाए। उपरोक्त सभी, तो शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए। समाजीकरण के प्रशिक्षण की विधियां कौन सी हैं? पुरस्कार भी है, दंड भी है, पहचान भी है, शिक्षण संस्था नहीं है। शिक्षण संस्था समाजीकरण की क्या है? संस्थाएं। ठीक है, शिक्षण संस्था, विद्यालय, मंदिर, खेलकूद का स्थान, खेल का मैदान, जो भी है। सृजनात्मक बालक का गुण कौन सा है? विचारों में मौलिकता होती है, बिल्कुल। निर्णय लेने की योग्यता, बिल्कुल। एकाग्रता होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। संप्रेषण प्रक्रिया नहीं है, बताओ कैसी नहीं है? उद्देश्यपूर्ण। संप्रेषण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। संप्रेषण प्रक्रिया द्विध्रुवीय होती है। संप्रेषण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है या गत्यात्मक। तो दोस्तों हमसे पूछा है संप्रेषण प्रक्रिया नहीं है, तो संप्रेषण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय नहीं होती है, द्विध्रुवीय होती है। मैंने बताया था, आप और आपके बाबू संप्रेषण करते हैं, ध्यान है? ठीक है, त्रिध्रुवीय होती है शिक्षण की प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है संकेतों द्वारा, लिखित, मौखिक। तो विचारों का आदान प्रदान तो भाई कैसे भी हो सकता है, उपरोक्त सभी। संप्रेषण का क्या उद्देश्य बताओ? बुरे संबंध बनाना या अच्छे संबंध बनाना? अच्छे संबंध बनाना। तो संप्रेषण का अर्थ है अच्छे संबंध खराब करना या सही संबंध बनाना। देखिए, एक से लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है सही संबंध बनाना। निम्न में से सत्य कथन को बताओ। सूचना एवं संप्रेषण समान चीज़ें हैं, सूचना एवं संप्रेषण असमान चीज़ें हैं। तो दोस्तों दोनों असमान होती हैं, क्योंकि सूचना होती है, जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा दिया, तो वो क्या है? ओनली सूचना है। लेकिन अगर जैसे कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप उसमें इंटरेक्ट हो रहे हो, अंतःक्रिया कर रहे हैं हम दोनों, वापस आप रिप्लाई दे रहे हो, तो क्या है? वो संप्रेषण है। देखिए, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिटेल क्लास देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक बार वो क्लास देख लो। 4 घंटे में मैं ये कह रहा हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट मैटर है उसमें। एक बार देखें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और सभी अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं बात करने वाला हूँ। संप्रेषण में बाधा नहीं होती है, बताओ किसके कारण? गलत उच्चारण से? बिल्कुल बाधा होती है। स्पष्ट संकेत से संप्रेषण बाधा नहीं होती है, या अरुचि से, या फिर सांस्कृतिक भेदभाव से? तो दोस्तों जो संप्रेषण में बाधा नहीं होती है वो स्पष्ट संकेत है, क्योंकि संप्रेषण को सरल बनाता है स्पष्ट संकेत। ठीक है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं एक बार और देखते हैं। चलिए ये, हाँ, तो निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं, बताइए। संदेश होता है, माध्यम होता है, संकेत होता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया में ये सभी शामिल होते हैं। निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? मनोरंजन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी?
यदि कोई बालक लगातार आपके कक्षा में होमवर्क नहीं करके ला रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे? तो आपको उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि क्लास से बाहर निकालना है। अधिगम को सुगम बनाने वाले, अधिगम को सुगम कौन बनाता है? देखो, सहभागिता, दैनिक अनुभव, करके सीखना, या सभी? तो अधिगम को ये सभी सुगम बनाते हैं दोस्तों। किसी भी समूह की नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मार्गदर्शन के लिए, उद्देश्य निर्धारण के लिए, समूह की उन्नति के लिए। तो आंसर रहने वाला है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले, बुद्धि करती है, अभिवृद्धि करती है, स्वास्थ्य एवं उम्र करती है। तो ये अधिगम को सभी प्रभावित करते हैं। आप अपनी कक्षा का मॉनिटर किस बच्चा को चुनेंगे? बताओ, सर्वाधिक उद्दंडी को, प्रधानाचार्य के पुत्र को, या सुंदर एवं हष्टपुष्ट को, या होशियार एवं बुद्धिमान को? तो दोस्तों, होशियार एवं बुद्धिमान बच्चा आपकी क्लास का मॉनिटर होना चाहिए। एक बालक को आप कक्षा का नेता चुनने से पहले आप किन किन गुणों को देखेंगे? सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, अतार्किक अभिव्यक्ति रहेगी, गलत बात, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, गलत बात, निर्दयी एवं साहसी, गलत बात। तो जो सतत प्रयत्नशील रहेगा उसको हम नेता चुनते हैं। छात्रों को विषय का चयन करना चाहिए। बताइए, विषय की उपयोगिता के आधार पर, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, या अभिभावकों के इच्छा अनुसार? तो दोस्तों, विषय की उपयोगिता हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट है इसमें उनकी योग्यता एवं क्षमता एवं रुचि के अनुसार। किसी समाज में बुराइयों की जानकारी आप किस प्रकार से लेंगे? किताब पढ़ के, सर्वेक्षण द्वारा, बच्चों से संपर्क करके, या बच्चों से संपर्क ना करके? तो दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण से, यानी घूम के समाज में आप उस समाज के बारे में, बुराइयों के बारे में जानकारी ले सकते हो। यदि आप एक शिक्षक हो और बालिकाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? कम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, या विवाह करने के लिए? यानी कि आप अगर एक शिक्षक हैं तो बालिकाओं को एक प्रोत्साहित करेंगे कि वो स्वावलंबी बने, यानी कि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। एक अच्छा एवं सफल शिक्षक वह होता है जो अपनी मर्जी से कक्षा में आता है, गलत बात। जो बच्चों की कमजोरी को नज़रअंदाज करता है, ये भी गलत होगा। कक्षा में बुरा व्यवहार करेगा, गलत बात है। बाल केंद्रित शिक्षा कराने वाला शिक्षक अच्छा शिक्षक होता है। शिशु की प्रथम पाठशाला होती है दोस्तों माता पिता, परिवार, नर्सरी, गार्डन। तो माता पिता उसके सबसे प्रथम पाठशाला होती है, परिवार से भी पहले होते हैं माता पिता, ठीक है। बालक का सामाजिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है? बताओ, एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में? तो देखिए, जहाँ पे संयुक्त परिवार होगा वहाँ पे ज़्यादा विकास होगा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता कैसी होती है? कुंठाग्रस्त होती है, सुनिश्चित होती है, आवेशात्मक होती है, या अनिर्णयात्मक होती है? तो दोस्तों, जो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होगा उसको जो निर्णय होंगे वो कैसे होंगे? सुनिश्चित होंगे। व्यावसायिक निर्देशन के बाद एक बालक सक्षम हो जाता है व्यवसाय चुनने में, व्यवसाय प्राप्त करने में, या स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने में? दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है, तो आप इसमें ऑप्शन ले लेंगे, व्यवसाय चुनने में बालक सक्षम हो जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की जो नोडल एजेंसी है दोस्तों, बताओ, MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, NCERT है, या CBSE है, या RBSE है? देखिए, तो जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो नोडल एजेंसी है दोस्तों वो कौन सी है? CBSE है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों ने क्या सीखा ये जानना, बिल्कुल। बच्चों के पास फेल की घोषणा, बिल्कुल। बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है 2 प्रकार का, यानी कि CCE कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है SA समेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक और योगात्मक। 94
मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं दोस्तों शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण की विधि, शिक्षण अधिगम अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो शामिल होते हैं दोस्तों उपरोक्त सभी। मूल्यांकन उपयोगी है, मूल्यांकन किस में उपयोगी है? विद्यार्थियों का आचरण जानने में, विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मूल्यांकन होता है उपयोगी विद्यार्थी की प्रगति जानने में। मूल्यांकन प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली, बिल्कुल सही बात है। रुक रुक कर चलने वाली, सीमित समय तक चलने वाली, या उपरोक्त सभी? तो मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्तों निरंतर चलती है, सतत होती है, व्यापक होती है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है रचनात्मक होती है या योगात्मक? तो दोस्तों रचनात्मक एवं योगात्मक दोनों होती है, एफ है और एस है। छात्र के उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका है ग्रेडिंग प्रणाली, या प्राप्तांक के आधार पर श्रेणी देना, या तुलनात्मक मूल्यांकन? तो सबसे अच्छा होता है दोस्तों ग्रेडिंग प्रणाली, जो कि आजकल हमारे यहाँ पे प्रचलन में है। मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक या गुणात्मक? तो दोस्तों मूल्यांकन जो है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। देखिए आज का अब ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 100वां क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन मुझे पहले एक बार दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक बार कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सभी जगह आप एक बार शेयर कर दें। आपके पास 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। देखिए मुझे ये भी बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है देखिए इनमें कुछ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो आने वाले हैं बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। आप एक बार इस सीरीज़ को पढ़ लें और एक बार मैराथन क्लास पढ़ लें, मेरी गारंटी है शिक्षण अभिरुचि में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखेंगे अपन 100वां क्वेश्चन। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी की उपलब्धि को मापना, विद्यार्थी की कमियां निकालना, या विद्यार्थी को अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मूल्यांकन का दोस्तों जो उद्देश्य होना चाहिए तो विद्यार्थी की उपलब्धि को मापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 101। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण के निम्न में से क्या क्या उद्देश्य होते हैं दोस्तों? तो बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। दूसरों को अधिगम के लिए निर्देशित करना। आपका जवाब रहने वाला है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? यह अधिगम की प्रक्रिया शिक्षण की प्रक्रिया है, इसमें कर लेना शिक्षण। ये समायोजन की प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की प्रक्रिया है दोस्तों, तो ये हो सकता है आंसर आपका, ठीक है। यह समायोजन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। निर्देशन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। तो समायोजन की प्रक्रिया नहीं है, नहीं आ गया है, इसलिए इसका आंसर बी है। लेकिन जो अधिगम होता है समायोजन की प्रक्रिया होती है। अधिगम प्रक्रिया को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है दोस्तों? एंडरसन ने। और त्रिध्रुवीय कहा है जॉन डेवी ने। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें है जॉन डेवी, ठीक है। आप कर लेना इसका करेक्शन, ठीक है। शिक्षण इनमें से कौन से स्थान पर होता है? क्या केवल विद्यालय के अंदर, केवल खेल के मैदान में? तो शिक्षण जो है दोस्तों विद्यालय में, खेल के मैदान में, मंदिर में, आप जहाँ भी रह रहे हैं सब जगह शिक्षण होता है। बताइए शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया में निहित होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया में निहित होता है या शैक्षिक प्रक्रिया शिक्षण में निहित होती है? तो इसका जवाब है दोस्तों जो शिक्षण है शैक्षिक प्रक्रिया में निहित होती है। देखिए शैक्षिक प्रक्रिया एक बड़ा शब्द है। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षण के उद्देश्य आ जाते हैं, शिक्षण सामग्री आ जाती हैं, शिक्षण आ जाता है, अधिगम आ जाता है, ठीक है। तो कथन 1 सही है और 2 गलत है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? बताओ। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। तो दोस्तों इसका जवाब रहने वाला है अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमेशा जो शिक्षण है ज्ञात से अज्ञात की ओर कराया जाता है।
निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत कौन से हैं बताओ। लचीलेपन का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। तो आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर गलत देता है तो उसे कक्ष के बाहर निकाल देना चाहिए, उसे डांट कर बैठा देना चाहिए, फिर उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्न में से शिक्षण का कौन सा प्रकार है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये सभी दोस्तों शिक्षण के प्रकार होते हैं। निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, मनोरंजन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, अंश से पूर्ण की ओर। देखो तो अंश से पूर्ण की ओर दोस्तों शिक्षण का सूत्र है, ना कि शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए बताओ, जो कक्षा के स्तर को जानता हो, बिल्कुल सही बात है। जो विषय वस्तु का चयन जानता हो, बिल्कुल। उसका मानसिक स्तर अच्छा हो, बिल्कुल। तो आंसर रहने वाला है सभी उत्तर सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अधिगम की विशेषता है तो उससे सार्वभौमिक होता है, ये अनुकूलन नहीं है, ये परिवर्तन है, अनुभवों की व्यवस्था है। तो दोस्तों अधिगम जो है अनुकूलन होता है, ठीक है, इसमें ये गलत है। देखो अधिगम की विशेषता है, देखो ये सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही बात है। ये परिवर्तन होता है अधिगम, बिल्कुल। स्थायी परिवर्तन होता है, अनुभवों की व्यवस्था होता है अधिगम, बिल्कुल। तो इस जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अधिगम की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, अनुकूलन नहीं है, क्योंकि अधिगम में तो अनुकूलन होता है, ठीक है। बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये सब करते हैं, संस्कृति, सामाजिक वातावरण, संवेग और ये सभी। एक बालक यदि किसी प्रश्न का जवाब बार बार गलत दे रहा है तो आप उसको दंडित करेंगे, उसे इनाम देंगे, या उसे इस गलती को सुधारने में मदद करेंगे, या इस गलती को सुधारने में परिवार से मदद लेंगे। तो आपको क्या करना है, खुद को मदद करनी है ताकि वो सही उत्तर दे सके। शिक्षण है, शिक्षण क्या है, निर्देशन है, अधिगम है, समायोजन है। तो शिक्षण क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। निम्न में से समाजीकरण की विशेषता नहीं है बताओ। समाजीकरण संस्कृति का हस्तांतरण नहीं होता है, होता है। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन नहीं होता है, होता है। इससे बालक का विकास रुक जाता है, नहीं। ये सभी अगर देखो इनमें से नहीं हटा लिया जाए ना, ये हटा दिया जाए और रुक जाता है, तो ये समाजीकरण की विशेषता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, नहीं, तो क्या है, उपरोक्त सभी। शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, आत्मविश्वासी, निष्पक्षता, यानी कि ये सभी गुण आप में होने चाहिए। यदि आप एक ट्रैफिक पुलिस हो, हाँ अब देखें, यदि आप एक ट्रैफिक पुलिस हो और आपके सामने बहुत सारे वाहन जा रहे हैं तो आप उनको सीटी पे जाकर संकेत दे रहे हो, तो इनमें से कौन सा संप्रेषण है। तो दोस्तों इसको कहते हैं अपन सांकेतिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण होता है जब अपन बात करते हैं, अशाब्दिक में आप इशारे, संकेत वगैरह कर सकते हैं। तो और ये सांकेतिक जो है अशाब्दिक में आता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है, ये बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण द्विध्रुवीय होता है, ये भी सही बात है। शिक्षण के 3 चर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, ये भी सही बात है। तो इसमें से देखिए दोस्तों शिक्षण के चर होते हैं दोस्तों 2। देखिए शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है, किसने बताया था, जॉन डीवी ने। लेकिन 2 ध्रुवीय भी किसने बताया था, एंडरसन ने। संप्रेषण 2 ध्रुवीय होता है, बिल्कुल। मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक और योगात्मक। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। उसे दंड देना चाहिए, नहीं। उसे दंड नहीं देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ो। उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करना चाहिए, नहीं।
यानी कि उसको ऐसे व्यवहार के कारणों को पता लगाकर उनको दूर करना चाहिए। आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है? समय की पाबंदी होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ बिल्कुल होनी चाहिए, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला हो, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक अच्छा टीचर सख्ती से अनुशासन स्थापित नहीं करता है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर तब करेंगे वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, बिल्कुल। वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, बिल्कुल सही बात। वह विद्यार्थी के साथ मित्रवत है, अच्छा। वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है, नहीं। तो देखिए, अगर वो शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है तो बच्चे उसका अच्छा आदर कर पाएंगे, ठीक है। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, हो सकता है। उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, नहीं। प्रशिक्षण तो वो 2 साल करके एसटीसी या बीएड करके आते हैं, सीधी बात है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, कभी जब भी अपन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बिना तैयारी करे कक्षा में चले जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या कारण होता है, क्या प्रयोजन होता है, बताओ। छात्र समय नष्ट ना करें, हो सकता है। पढ़ने की आदत बनी रहे, बिल्कुल। शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे माता पिता को परेशान ना करें, बिल्कुल नहीं। तो इससे का मतलब है कि बच्चे में पढ़ने की जो आदत है लगातार बनी रहे। कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं, लगभग सहमत हैं या कोई नहीं? तो इससे आपको सहमत रहना चाहिए दोस्तों। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, हो सकता है। उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसे अभिव्यक्ति करने में क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। उसकी क्षमता, संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, यानी कि देखिए, कोई भी आदमी प्रभावी निर्णय कब ले सकता है और ये किस पर निर्भर करता है, नेता पर, सदस्यों पर, नेता या सदस्य दोनों पर, या दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। देखिए, किसी समूह के नेता और सदस्यों का अगर अंतःक्रिया सही होगी तो वहाँ पर निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, मुझे क्रोध कब आता है, जब किसी निर्दोष को दोष दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में बताइए उचित है या अनुचित है, या कभी कभी ले लेना चाहिए? तो दोस्तों, कभी कभी ले लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपके मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है। शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, बिल्कुल नहीं। सदैव प्रयासरत, हो सकता है। सदैव सजग रहने वाला, हो सकता है। ध्यान नहीं देने वाला, देखिए ए और डी तो हो ही नहीं सकते। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। आपको छात्र के दांत, नाखून, आँख, बाल, शरीर के अन्य अंगों की सफाई के लिए सजग रहना चाहिए, क्योंकि यह अध्यापक का कार्य नहीं है, ये गलत बात है। तो अध्यापक को इसकी ओर में सजग रहना चाहिए। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को क्या करना चाहिए, दोबारा समझाएं, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें या प्रश्न पूछें तो दोबारा आपको समझाना है। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए?
तो इससे दोस्तों इसको दुष्परिणाम को बताना चाहिए। देखो चाहे नशा हो चाहे चोरी हो, तो आप क्या करेंगे, आपको उससे संबंधित जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उन सबको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। तो विषय के चयन में आवश्यक होती है छात्रों की इच्छा, यानी कि विषयों का चयन छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता या सिफारिशें या शिक्षण अभिवृत्ति या विचारों में समानता। तो दोस्तों शिक्षण अभिवृत्ति जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, है ना, वो अच्छा होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा अध्यापक वह है जो परिश्रमी है या विद्यार्थियों से अच्छी अंतर्क्रिया करे या सदा समय व्यतीत करे या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों अच्छा अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया अच्छी तरह से कर पाए। एक प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक है पूर्व अनुभव के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का जनतंत्रात्मक व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच उचित अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो आंसर रहने वाला है डी। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका होता है अभिप्रेरणा द्वारा, प्रलेखन द्वारा, नई शिक्षण तकनीकों द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है दोस्तों अभिप्रेरणा के द्वारा। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर कैसे किया जा सकता है बताओ? उदाहरण देकर, पुरस्कार देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो दोस्तों कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। उदाहरण कैसे देंगे? देखिए चोरी करने से ये नुकसान होते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसे करके। एक शिक्षक को व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, मानसिकता उच्च रखनी है और विनम्र एवं धैर्यवान, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। मूल्यांकन का प्रकार है रचनात्मक एवं निर्माणात्मक दोस्तों, है ना, मैं बता चुका हूँ उपरोक्त दोनों। देखिए इसकी डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी, लिंक आपको पीडीएफ में लिंक है, ठीक है। और आपको जो लिंक चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से करा रहा हूँ। संप्रेषण में निम्न में से कौन सी बाधा नहीं है? देखो संप्रेषण में उचित वातावरण, शोरगुल, गलत उच्चारण, अच्छे प्रसारण यंत्र। देखिए तो ये सब क्या है? देखो उचित वातावरण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है क्या? नहीं करता है। शोरगुल करता है? करता है। गलत उच्चारण करता है। अच्छे प्रसारण यंत्र नहीं करता है। देखिए तो संप्रेषण में कौन बाधा उत्पन्न नहीं करता है? देखिए तो अच्छे प्रसारण यंत्र और उचित वातावरण, ये दोनों नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आंसर ए और डी रहने वाला है। शिक्षण नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, अंश से पूर्ण की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है बताइए। तो अधिगम के लिए विभिन्न बाधाएं होती हैं, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया और सभी आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। निम्न में से अधिगम की विशेषता है बताओ कौन सी? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये गलत बात है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना सक्रिय नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात। सीखना सक्रिय होता है। अधिगम अनुभवों की प्राचीन व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही बात है। अधिगम अनुभवों की प्राचीन व्यवस्था होती है। यदि आप एक शिक्षक समूह के नेता हैं, देखिए शिक्षक समूह के नेता हैं आप, और तो आपका दायित्व है कि समूह को अच्छा निर्देशन नहीं करेंगे, ये गलत बात है। समूह में तानाशाही दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। समूह के सभी सदस्यों से को परेशान करेंगे, नहीं। तो समूह को एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे, बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह बोलने वाला, नहीं। एक व्यक्ति की बात को दूसरे तक पहुंचाना, बिल्कुल नहीं। देखिए सिर्फ मैसेज पहुंचाना ही संप्रेषण नहीं होता है। सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति की बात को भावपूर्ण ढंग से दूसरे तक पहुंचाना, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो क्या है? संप्रेषण होता है दोस्तों। 148। सृजनात्मक चिंतन में तथ्यों पर ज्ञान आधारित नहीं होता है या स्वतंत्रता पूर्वक विचार होते हैं, उत्सुकता होती है या जोखिम पूर्ण काम करना होता है।
तो सृजनात्मक चिंतन में दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक विचार होते हैं। सृजनात्मक बालक वे होते हैं दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा किसी खराब चीज़ से अच्छी चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, यदि आपके पास आके कोई बच्चा किसी समस्या की सिफारिश लेके आता है तो आप क्या करेंगे बताओ? उसके काम की समस्या के अनुसार सहयोग करेंगे, बिल्कुल, यानी कि उसका सहयोग करेंगे उसके काम और समस्या के अनुसार। तो आंसर यही रहने वाला आपका। तो क्वेश्चन नंबर 150 है आपका। एक सेकंड आप रुकेंगे, अभी हम कहाँ पहुँच गए? 75। चलिए देखिए 150। ठीक है, चलिए 150। एक अध्यापन का व्यवसाय करना चाहते हैं आप, एक अध्यापन का व्यवसाय करना चाहते हैं क्योंकि अध्यापक बनना आसान होता है, या आपको अध्यापक का काम आपको पसंद है, आपके घर में सभी अध्यापक हैं, या इससे अधिक पैसे कमाए जा सकते हैं? तो दोस्तों क्योंकि आपको अध्यापक का काम अच्छा लगता है, आपको पसंद है, इसलिए आप अध्यापन का व्यवसाय करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और जो भी भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, जो भी वीडियो में हैं, उनसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखिए आपका 1 सेकंड मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि मैंने भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट करे होंगे, ठीक है, उनका टाइपिंग कराया होगा या किया होगा। तो आप भी मेरी मेहनत को देखें और आप भी मेरे साथ मेहनत में लगे रहें, कमी कहीं पे नहीं रहेगी, मेरी गारंटी है। शिक्षण अभिरुचि में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। बशर्ते आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है, मैराथन क्लास है, 2 क्लास होंगी आपकी। उन 2 क्लास में देखो, एक तो है लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की, एक है लगभग 2:43 की, यानी 2 घंटा 43 मिनट की, यानी कि इतना लगभग 4 घंटे 4.5 घंटा का ड्यूरेशन है। उसमें आपको शिक्षण अभिरुचि के सभी टॉपिक, जैसे कि देखिए संप्रेषण कौशल हो गया आपका, अधिगम हो गया, शिक्षण हो गया, व्यावसायिक प्रतिबद्धता हो गई, सीसी हो गया, मूल्यांकन हो गया, यानी कि सब कुछ आपको इन 2 वीडियो में करा दिया गया है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहो और एंड तक। अभी 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम अभी करते हैं आपका 151 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सफल शिक्षण की पहचान क्या है? अच्छे रोजगार की प्रकृति, छात्रों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करना, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला, या उपरोक्त सभी। तो एक सफल शिक्षण होता है दोस्तों छात्रों को सीखने के लिए जो अधिक प्रेरित करता है वही क्या होता है? सफल शिक्षण होता है। 152 सामाजिक रूप से परिपक्व आदमी में कौन से गुण होते हैं? देखिए, तो वो समायोजित होता है, कुसमायोजित व्यवहार नहीं होगा उसका, संवेगात्मक रूप से अस्थिर नहीं होगा, स्थिर होगा, क्रोधपूर्ण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 153 एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए बताइए? तो हमेशा अध्यापक को मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है। अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है, उचित वातावरण भी है, अधिगमकर्ता की इच्छा है, अच्छी शिक्षण विधिया है। तो आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व होते हैं दोस्तों, ये सभी होते हैं। ये संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, पृष्ठपोषण होता है, फीडबैक यानी कि संदेश पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर है, ये अपसेट हो गया, 1 सेकंड रुकेंगे आप। ये हो गया। हाँ, संप्रेषण प्रभावित होता है गलत उच्चारण से, अस्पष्ट संकेत से, क्लिष्ट भाषा से। तो संप्रेषण जो है सभी से प्रभावित होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है दोस्तों अधिगम अनुभवों से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से। तो ये होता है सभी से। मूल्यांकन द्वारा क्या होता है बताओ? तो मूल्यांकन द्वारा
ग्रेडिंग भी होती है, मूल्य निर्धारण भी होता है, मापन भी होता है, ये सभी होते हैं। मूल्यांकन से संबंधित कथन है, बताओ। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही बात। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है, बिल्कुल सही बात। आंसर रहने वाला है डी। यदि अधिगमकर्ता की इच्छा ना हो तो अधिगम प्रभावी होगा, बिल्कुल नहीं। अधिगम प्रभावी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई। उपरोक्त सभी सही है, गलत बात। निम्न में से संप्रेषण का गुण है, बताओ। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, गलत बात है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात। समाज के साथ उचित समायोजन और सभी परिस्थितियों में उचित व्यवहार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों सामाजिक परिपक्वता। समाजीकरण के लिए सत्य कथन क्या है, तो समाजीकरण के लिए दोस्तों व्यक्तित्व को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। बालक समाज में नियमों के अनुसार चलता है, संस्कारों का विकास होता है, तो आंसर रहेगा डी। समाजीकरण की संस्था, देखो परिवार होती है, पाठशाला होती है, पहचान नहीं होती है। पड़ोस होता है, सामाजिक पक्ष होता है, बाल्यावस्था नहीं, ये समाजीकरण की अवस्था है। उत्सव हुए, रिश्तेदार हुए, शिक्षण संस्था हुई, ये हो सकते हैं। देखते मित्र मंडली, राजनीतिक संस्था, परिवार। तो देखो समाजीकरण की संस्थाओं की बात करी है तो दोस्तों इसमें मित्र मंडली आ जाएगी, परिवार आ जाएगा, राजनीतिक संस्था आ जाएंगे, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, जहाँ पे भी बच्चा खेलने जाता है, प्लेग्राउंड, सभी आ जाते हैं। 165 निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, तो दोस्तों ये सभी करते हैं। इच्छा, योग्यता, वातावरण अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी लगातार कक्षा में चोरी करता है, तो आप एक शिक्षिका होने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, बालक को इससे होने वाले नुकसान को बताकर आप उसे अपनी आदत को छोड़ने के लिए या बदलने में सहयोग करेंगे। आपको डांटना, फटकारना, पीटना, डांटना नहीं है। निम्न में से संप्रेषण का तत्व बताओ कौन सा है। पृष्ठपोषण, संकेत, माध्यम, यानी कि ये सभी है। समाजीकरण सहायक नहीं होता है, व्यक्तित्व के विकास में होता है। बालक के समाज के तौर तरीके सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, नहीं करता है। अच्छे नागरिक निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी में, तो दोस्तों आंसर रहने वाला है बी। वन 169 आपको शिक्षक बनना पसंद है क्योंकि आप उस काम को रुचिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, ये सभी क्या हैं आपके गलत। शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था, गलत बात, एंडरसन ने कहा था। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, एंडरसन ने कहा नहीं, ये जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जॉन डीवी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर रहेगा सी। निम्न में से शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो आंसर रहेगा सी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में ये सभी गुण होने चाहिए। बालक के स्तर के अनुसार हो, देखने में आकर्षक हो, पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन मुझे कैसे लगे आप बताओ कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर लो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करो। मूल्यांकन से शिक्षण में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, तो इससे बच्चों की कमजोरी का पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के स्तर को जांचा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के अभिभावकों के स्तर को जांचा जा सकता है, ये गलत बात है, इसमें नहीं लगा लेना क्वेश्चन में, ठीक है। ये सभी तो सही है, तो अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो आंसर रहेगा डी। अरे कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया। हाँ, एक अच्छा अध्यापक किस प्रकार पहचाना जाता है, उनके अध्यापन द्वारा,
वेशभूषा द्वारा, व्यवहार द्वारा, आय द्वारा, तो उनके अध्यापन द्वारा। विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का क्या अर्थ है? पेशे शिक्षा, व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना, रोजगार परक शिक्षा या प्रौद्योगिकी शिक्षा। देखिए व्यावसायीकरण है तो रोजगार परक शिक्षा आंसर इसका रहेगा। एक अध्यापक को बच्चे के सृजनात्मक विकास के लिए क्या देखना है? स्मृति, कल्पना शक्ति, हस्तकला, ज्ञान। क्या देखना है दोस्तों? सृजनात्मक बच्चे का क्या देखना है? कल्पना शक्ति। एक सफल शिक्षक का मापदंड नहीं है छात्रों से अंतःक्रिया, मापदंड है। कठोर अनुशासन मापदंड नहीं है, आंसर रहेगा बी। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है दोस्तों सामाजिक परिपक्वता, प्रशंसा, लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा या पुरस्कार। तो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार होता है दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। मूल्यांकन के साधन कौन से हैं दोस्तों? लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तो ये सभी। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है शिक्षण में सुधार, बिल्कुल। छात्रों का वर्गीकरण, बिल्कुल। शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण हैं, बताइए। कुसमायोजित व्यक्तित्व अनिश्चित मन होगा, बिल्कुल सही बात। अस्पष्ट उद्देश्य होंगे, बिल्कुल सही बात। घृणा, बिल्कुल। ये सभी गुण कुसमायोजित व्यक्ति यानी कि सामाजिक अपरिपक्व व्यक्ति के अंदर होते हैं। छात्रों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? होशियार छात्रों के अनुसार, कमज़ोर छात्रों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार या उनकी क्षमता के अनुसार। ये तो एक अपनी क्षमता के अनुसार। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है दोनों ऑप्शन, अब जल्दी जल्दी में नहीं करें इनको, ठीक है। तो उनकी योग्यता के अनुसार, मैं चकरा गया था अभी, मैं सिर्फ क्षमता पढ़ लिया था, मैं सोच रहा था एक से ऑप्शन हो गए। आप किस स्तर की योग्यता के छात्रों को पढ़ाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों हम मिश्रित योग्यता होगी, क्योंकि एक क्लास में सभी मिश्रित योग्यता के बच्चे होते हैं। यदि एक छात्र विद्यालय में धूम्रपान करता है तो आप क्या करेंगे? उसे धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे। यदि आप एक शिक्षक हो तो इस नाते आपके अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वो किसका? स्वयं के विषय पर प्रभाव, अच्छी आवाज़, स्वभाव, अनुशासन। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षण कौशल एवं मूल्य, ये शिक्षण कौशल एवं मूल्य का विकास और इसका ज्ञान देना। 186 समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप क्या करेंगे? तो समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे या पढ़ाते समय ऐसे लोगों का उदाहरण देंगे, आप स्वयं इस बारे में भाषण देंगे या आप प्राचार्य को इस बारे में भाषण देने के लिए कहेंगे। तो आप क्या करेंगे? समाज के लोगों से इनको रूबरू कराएंगे, टच कराएंगे, इनसे बातचीत करने देंगे, ठीक है। यदि आपको एक कक्षा शिक्षण में काम करवाना है तो आप किस सिद्धांत काम करेंगे? तो हमें काम करना है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। समाजीकरण में बालक की कौन मदद करता है? तो दोस्तों ये सभी समाजीकरण में बालक की मदद करते हैं। दोस्तों अब देखो, मैं एक बार फिर से आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और बाकी के आप नोटिफिकेशन ताकि आ सके, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा लिया करें। और जो भी आपके BSTC क्लासेस चल रही हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, शिक्षण अभिरुचि, वो सभी कंप्लीट हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका सेशन ख़त्म होने वाला है। देखिए 189 क्वेश्चन है। निम्न में से नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है, तो समूह का निर्देशन गुण है, समूह के साथ विचार गोष्ठी गुण है, समूह में मतभेद करना ये इसका गुण नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य के विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा में जो संप्रेषण है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर।
एक महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्यों मानी जाती है दोस्तों? क्योंकि वो बच्चों को प्यार से धैर्यपूर्वक समझा सकती हैं। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है शिक्षक और छात्र के मध्य, ठीक है। शिक्षण क्या है दोस्तों? तो शिक्षण है दोस्तों एक कौशल है, शिक्षण आ जाए आपको एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है। ये सभी चीज़ आपको ऑप्शन में आ सकती हैं। तो शिक्षण कौशल भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। यदि आप प्रधानाध्यापक हो, प्रधानाचार्य हो, तो आप अपने विद्यालय का परिणाम अच्छा रखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? उनके लिए साहसपूर्वक कहानी सुनाएंगे और उनसे साहसिक काम करवाएंगे। समाजीकरण के प्रशिक्षण में आवश्यक विधियाँ होती हैं दोस्तों, ये सभी हैं। पुरस्कार, दंड, अनुकरण, तादात्म्यकरण, ये सभी रहने वाले हैं। सामाजिक परिपक्वता में सहायक होते हैं रिश्तेदार, शिक्षण संस्थान, राजनीतिक संस्थान। तो सामाजिक परिपक्वता में दोस्तों जो भी आपको टच कर रहे हैं, जो भी आपसे मेल मिलाप कर रहे हैं, वो सभी आपको प्रभावित करते हैं। एक शिक्षक को होना चाहिए जो स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, बिल्कुल सही बात है। जो रुचियों का ध्यान रखे, बिल्कुल सही बात है। बालक की आवश्यकता ध्यान में ना रखे, ये तो गलत बात है। तो आंसर रहने वाला है डी। तो आज का अंतिम सवाल आने से पहले दोस्तों आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो। देखिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और मुझे कमेंट करें, क्योंकि अभी देखो 200 क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है, 200 और, यानी कि लगभग अपन 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। आप मेरी क्लास देख लो एक बार शिक्षण अभिरुचि की और मेरी क्वेश्चन सीरीज कर लो। आपका एक भी नंबर कट जाए ना तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप जिस तरह चाहते हो आप उसमें कमेंट कर देना पेपर के बाद। ओके बेटा, चलिए। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल रहने वाला है दोस्तों, विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों? तो विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाने वाला है संप्रेषण। तो दोस्तों मुझे आप बताओ कमेंट करके क्लास आपको कैसी लगी, और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि आपने वीडियो देखी। और जो भी भाई बहन पूरी वीडियो देखकर 200 क्वेश्चन करेगा, मुझे मेरी गारंटी है कि आपका एक भी सवाल शिक्षण अभिरुचि से गलत नहीं जा सकता है। देखिए 1000 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, आप धैर्य बनाएं, ठीक है। एक और सीरीज आने वाली है, तो तब तक आप शिक्षण अभिरुचि की क्लास देख लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, यानी कि आप हमारे चैनल पर जाएं एक बार। आपको चैनल में बता दूं, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट। दूसरी बात देखो, आपको इसकी जो PDF कहाँ मिलेगी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको PDF मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। आप कहीं पर भी, जैसे कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का फेसबुक पेज हुआ या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और आराम से क्वेश्चन करते रहो।